13 अगस्त 1980 दिन बुधवार, मुरादाबाद के इतिहास का वो काला दिन, वो दिन जिसे शायद ही कोई भुला पाए। इस दिन न जाने कितनी ही माँ के लाल अपनी माँओं से, पिता अपने बेटों से और न जाने कितने भाई अपनी बहनों से हमेशा के लिए जुदा हो गए। मुरादाबाद में 13 अगस्त 1980 को हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले की रिपोर्ट 43 साल बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सार्वजनिक करने जा रही है। लेकिन 43 साल बाद दंगा पीड़ितों के परिवारों को इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने से क्या उम्मीदें हैं, ये जानने की कोशिश की अमृत विचार की टीम ने। दरअसल 13 अगस्त 1980 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की ईदगाह में सुबह 8 बजे ईद की नमाज अदा की जा रही थी। इसी दौरान गलशहीद चौराहे की तरफ से कीचड़ में सना हुआ एक सुअर नमाजियों की भीड़ में घुस गया, जिससे नमाजी गुस्सा गए और हंगामा बढ़ने लगा। इस दौरान धक्का मुक्की में पुलिस के साथ भी विवाद हो गया। आरोप है कि पीएसी ने बिना किसी आदेश के गोली चला दी, जिससे वहां पर कई लोगों की मौत हो गई। लोगों की मौत के बाद आक्रोश बढ़ गया और दोनों ही तरफ से गोली चलाने का आरोप लगने लगा। इस दौरान पीएसी पर भी आरोप लगा कि उन्होंने लोगों को घरों से निकाल कर गायब कर दिया या फिर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इससे मुरादाबाद के थाना गलशहीद इलाके में सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित हुए। उस वक्त ईद की नमाज के दौरान गलशहीद चौराहे से गुजर रहे चश्मदीद चंद्र प्रजापति, जो उस वक्त 10 साल के थे, उन्होंने देखा कि कीचड़ में सना हुआ एक सुअर नमाजियों के बीच घुस गया, जिससे वहां हंगामा होने लगा और भगदड़ मच गई। चंद्र प्रजापति बताते हैं कि जानबूझकर किसी ने सुअर नहीं छोड़ा था। चंद्र प्रजापति का कहना है कि सरकार दंगे की रिपोर्ट सार्वजनिक कर रही है, इससे कोई फायदा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। वही दंगा पीड़ित परिवारों के सदस्यों का कहना है कि उनके परिवारों के लोगों को पुलिस ने पूछताछ के बहाने ले जाकर गायब कर दिया, जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला। उसके बाद इंदिरा गांधी उनके घर आईं और आश्वासन देकर गईं, जिसके बाद सरकार ने मामले की जांच का ऐलान भी किया, लेकिन न कोई जांच का फ़ायदा मिला और न ही आज तक कोई मुआवजा। अब इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से कोई फ़ायदा होगा या नहीं ये वक्त बताएगा। हिंसा प्रभावित इलाके में रहने वाले मोहम्मद वसीम का कहना है कि पीएसी वालों ने उनके घर में घुसकर गोली चलाई, जिसमें उनकी मां की मौत हो गई। 3 दिन तक मां का शव घर में ही रखा रहा। तब रामपुर से नवाब मिक्की मियां मुरादाबाद आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि तुम शव पुलिस को दे दो, पोस्टमार्टम के बाद दफन करा दिया जाएगा। जब शव का पोस्टमार्टम हो गया तो पुलिस ने उनकी मां का शव उन्हें नहीं दिखाया और न ही उन्हें दिया और खुद ही शव को गायब कर दिया। उनको इस बात का बेहद मलाल है कि वो अपनी मां को दफन भी नहीं कर पाए। वहीं फ़हीम हुसैन का कहना है कि उनके परिवार के भी 4 सदस्यों को पुलिस वाले पूछताछ के लिए ले गए थे, जिनका आज तक कुछ भी पता नहीं चला है। उन्होंने उस वक्त का मंजर बयान करते हुए बताया कि उन्होंने जलियांवाला बाग सुना था, लेकिन मंजर अपनी आंखों से देख लिया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट सार्वजनिक करने का ऐलान सरकार ने किया है। उन्हें उम्मीद है कि दोषी सामने आएंगे और उन्हें सज़ा मिलेगी। उन्होंने कहा कि वो मंजर न कभी भूल सकते हैं और न ही कभी भुलाया जा सकता है। वहीं 1980 में मुरादाबाद में हुए सांप्रदायिक हिंसा के मामले की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि वो इस पूरे दंगे के लिए पीएसी को जिम्मेदार मानते हैं। पीएसी ने ही लोगों का कत्लेआम किया और उनका खून बहाया। जब पीएसी वालों पर कार्रवाई की बात आई तो उस वक्त के
मौजूदा अधिकारियों और सरकार ने कहा है कि वो पुलिस कर्मियों का मनोबल नहीं तोड़ेंगे। सपा सांसद ने कहा, निर्दोष लोगों का खून तो बहाया जा सकता है, लेकिन दोषी पीएसी वालों पर कार्रवाई नहीं हुई। मुरादाबाद से अमृत विचार के लिए अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। 13 अगस्त बरोज बुध और दिन तो ईद का था ही। हमारे घर से ईद के दिन पुलिस 4 आदमी ले गई थी पीएसी के, जिनका आज तक कोई पता ही नहीं है। बस घर में से ताले तोड़कर ले गई थी, बोले हम तलाशी लेंगे घर की, बस उसके बाद से आज तक कुछ पता ही नहीं है। मेरे एक वालिद थे, एक मेरे दादा थे, एक मेरे अंकल थे, एक मेरे घर का मुलाजिम था। किस तरह के हालात थे उस वक़्त के हालात तो साहब, हम बहुत छोटे थे उस वक़्त, हमारी 8 साल की उम्र हुआ करती थी। तो उस वक़्त तो सब आग ही आग लगी हुई थी, सामने हर जगह आग ही आग दिखाई दे रही थी। हमने तो सुना है जलियांवाला बाग, हमने तो आंखों से देख लिया। आज 43 साल के बाद फिर 43 साल के बाद फिर सरकार ने कहा है कि उसे हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा भाई, बहुत अच्छा लग रहा। अगर ऐसा हो जाए तो क्या फ़ायदा होगा इससे, क्या लगता है? सच्चाई सामने आनी चाहिए ना। उसमें सबसे ज़्यादा कसूरवार कौन थे, क्या लगता है आपको? अपने पीएसी कसूरवार थी उसके अंदर। वो तो ज़ाहिरा में देख रहा है, ईद की नमाज में जानवर निकल के आ रहा, तो उसमें तो सबको मालूम ही है कौन कसूरवार है उसके अंदर। अच्छा, 43 साल के बाद ये दोबारा से जांच आई है, तो आप लोग इस हादसे को भूल गए थे? अरे नहीं साहब, हम नहीं भूले। हम तो जब तक जिंदा रहना है, 13 अगस्त बरोज बुध, हमें तो जब तक जिंदा रहना है याद रखना है, इसको हम तो भूल ही नहीं सकते। क्योंकि जब घर का मुखिया चला जाता है तो इसका तो वही अंदाज़ा लगा सकता है जिसके सिर के ऊपर से सरपरस्ती जाती है। वैसे आप क्या चाहते हैं? तो बहुत अच्छा लगा कि साहब अगर कुछ देखें आप अपने चैनल के माध्यम से, अगर भैया, लेकिन अभी तक तो हम लोग तो घर में नमाज़ पढ़ के मौजूद घर में अंदर एंटर हो गए। ठीक, उसके बाद में पीएसी की गाड़ी आई गोली चलाती हुई। अब जो लोग सड़क पे थे मौजूद वो उसके शिकार बने। शिकार के साथ साथ ये जो चौकी के लोग थे ये निकल कर के आए और इन्होंने हमारे मेन गेट के किवाड़ तोड़ने के बाद में फिर अंदर गेट के तोड़ के बाद इन्होंने फिर हम लोग इन्होंने आंसू गैस का गोला भी छोड़ा घर में हमारे। हम लोग ऊपर जा चुके थे, ऊपर की दूसरी मंजिल पे। हमारी वालदा कमरे में थी अंदर, उनको बाहर निकाला गया। इन्होंने निकाल करके उनके हाथ में गोली इन्होंने मारी, गोली मार करके वो एक्सपायर हो गई। बॉडी उनकी 3 दिन तक रखी रही घर में हमारे। सुबह को तीसरे दिन नवाब रामपुर मिक्की मियाँ आए सुबह में और उन्हें मालूमात हुई कि फला जगह ऐसे हादसा हुआ। तो उन्होंने हमें 4 आदमी को पास बनवाने के लिए कहा था कि हम 4 आदमी को पास भेज रहे हैं बनवा करके, इन्हें आप कफन का और दफन का इंतजाम करिए। हमने जो थे तो कफन सिलवाने के बाद में उसके बाद में ये गाड़ी आई कंट्रोल रूम की, पुतन शहीद मस्जिद जो है उसके पास उन्होंने गाड़ी रोकी और यहाँ से हमसे क्या लेकर आइए आप। हम अपनी वालदा को बॉडी को लेकर के गए। लेकर के जाने के बाद में उन्होंने कहा आप वापस आइए आप। तो हमने बॉडी दे दी वहाँ पर उन्हें, तो उन्होंने कहा वापस आइए। अरे भाई ये दफन करना है जिन्हें, बोले आप जाते हो या नहीं, इस तरीके से उन्होंने कहा हमसे। आप खामोशी जाइए अपने अपने घर में अंदर को और बस आप। उसके बाद हम पता नहीं क्या करा उन्होंने बॉडी का, कहाँ ले गए कैसे क्या करा उसकी कुछ पता नहीं। सुपुर्द खाक भी नहीं कर पाए और हमारी दुकान में भी आग लगाई इन्होंने, घर में भी आग लगाई। उसका हाथ शिकार हम बने, काफ़ी टाइम परेशान भी रहे और उसके साथ साथ कई साल हम परेशान रहे। किस तरह का मंजर बताया जाता है उस टाइम में? उस वक्त तो ये था कि उस वक्त तो ये बाहर निकलने भी मुश्किल था, नामुमकिन था, क्योंकि पुलिस देखते ही गोली मारने का आदेश थे। और पीएसी की गाड़ी यहाँ पर गश्त कर रही थी, पीएसी के लोग जवान थे सब मौजूद। और उसके साथ साथ मतलब ये है कि यहाँ पर सड़कों पे सन्नाटा था, बिल्कुल सब बाजार बंद, कर्फ्यू लगा हुआ था, कोई कहीं जा नहीं सकता था, आ नहीं सकता था, ना ही कोई किसी से राब्ता कायम हो सकता था उस वक्त। बस इसके बाद में फिर यह हालात बेकाबू होते चले गए और कितनी बार कर्फ्यू लगा फिर उसके बाद में।
ऐसा हुआ सर। 43 साल के बाद सरकार ने जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक करने का फैसला किया है। हाँ, तो इसमें दोषी लोग जो है उनको देखा जाए कि भाई किसने बनाया हादसा किस द्वारा हुआ ये, और कौन लोग इसमें मुलविस थे, उन लोगों को सजा मिले। और हमें मुआवजा तो कुछ दिया नहीं इन्होंने, उस वक्त भी ना आप दिए, अब तभी तक कोई हमारे पास। अब ये दोबारा इस सरकार में आई है, मालूमात इंक्वायरी निकल करके देखते हैं इसमें क्या होता है। भाई हम लोग गलशीद पे नमाज़ पढ़ने गए थे ईदगाह। वहाँ कुछ बलवाइयों ने दंगा के रूप में शुरुआत की। उसके बाद हम लोग यहाँ आए तो देखा कि किवाड़ टूटे पड़े थे हमारे। हमने पड़ोस में पनाह ली जाकर, और जब वापस आए तो गोली मार के और जो लोग लूट मार करके आगजनी करके जा चुके थे। उसमें पीएसी पुलिस भी शामिल थी, पीएसी कुछ बलवाई भी थे। उसके बाद में जब फर्ज कर गए तो 3 दिन तक डेड बॉडी यहीं हमारे अपने घर पे ही रखी रही। रामपुर नवाब आए 3 दिन के बाद में वो बॉडी को साथ ले गए। उसके बाद में बॉडी को वापस भी नहीं किया। हम लोग सुपुर्द खाक भी नहीं कर पाए अपनी वालदा को। काफ़ी तोड़ फोड़ की, काफ़ी नुकसान पहुंचा था उसमें हमारे यहाँ। किस तरह का मंजर था जब इस तरह के हादसे? काफ़ी खौफनाक मंजर था, काफ़ी डरे हुए थे सब लोग घर के। सन 80 में जब मैं नमाज का टाइम था, उस टाइम जो है करीब 8:30 बजे का, तो मैं दीवान के बाज़ार से, मेरी उम्र उस टाइम करीब 10 वर्ष थी। तो हम प्रजापति लोग हैं, हम कुल्हड़ रख के आए थे दीवान के बाज़ार में। हल्की हल्की बूंदें भी पड़ रही थी, और उसी टाइम जो है आधे घंटे के बाद नमाज शुरू हो गई थी 8:30 बजे। तो उसी टाइम कोई जानवर वो जो है ईदगाह की तरफ को चला गया था। कौन सा जानवर? जानवर यही था जो यहाँ जो सुअर जिसे बोलते हैं, और वो पब्लिक के बीच में चला गया। और उसके बाद जो है भीड़ ने मतलब जो डरी, और जब देखा तो वहाँ पे अफरा तफरी मची। वो एक दूसरे को जो भाग हुई, तो वहीं जो है पुलिस भी खड़ी थी। तो पुलिस से जो लोग जिम्मेदार नमाज पढ़ के आए, बोले भाई तुम यहाँ पर खड़े हुए क्या ड्यूटी निभा रहे हो? तो बोले हम तो ड्यूटी आपकी कर रहे हैं, जानवरों की कोई कर रहे हैं। तो इसी में हाथापाई शुरू हो गई, और जिसका जैसा मौका लगा उन्होंने जो है उसी चीज़ को इस्तेमाल करा, और उसमें काफ़ी लोग मतलब जो है मर गए। इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई उस टाइम कोई रोल नहीं था, पुलिस का और नवाजियों का रोल था। 2 महीने तो लगातार कर्फ्यू लगा रहा। फिर 2 महीने के बाद थोड़ी थोड़ी ढील दी। इसमें समझने में लगभग पूरे 6 महीने लग गए। 6 महीने के बाद लोगों को अपने अपने काम पे लौटे, मगर वो हादसा बहुत तगड़ा था जो लोग अभी तक नहीं भुला सके। हम लोगों को भी काफ़ी याद है, क्योंकि उस टाइम मेरी उम्र 10 वर्ष की थी। सर, चूँकि आप उस हादसे को भूल चुके थे, अब सरकार ने कहा कि उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा, तो क्या जो पहले के लोगों के जख्म थे क्या फिर वो दोबारा से हरे हो रहे हैं? देखिए सर, हादसा जो होना था वो तो हो चुका है। अब सरकार का इसमें क्या फ़ायदा है या वो क्या करना चाहती है, ये तो सरकार के ही उससे पता चल पाएगा कि कितने लोगों को इससे फ़ायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखिए, उस वक्त प्रधानमंत्री मिसेस इंदिरा गांधी थी और चीफ मिनिस्टर जनाब विश्वनाथ प्रताप सिंह साहब थे। पीएसी को मैं मुख्य दोषी मानता हूँ। पीएसी ने जिस तरह से इंसानियत का कत्ल यहाँ करा था, वो मिसाल हिंदुस्तान में और कहीं नहीं मिलती है। निहत्ते इंसानों के ऊपर जो अपने पैदा करने वाले की इबादत करने के लिए ईदगाह में इकट्ठे हुए थे, उनकी लाशें बिछा दी गई थी। जख्मी और मुर्दों को एक साथ एक ट्रकों में ले जाया गया। मैंने आपको ये सब बातें बताई भी हैं। तो मैं तो यही समझता हूँ कि पीएसी ने जो जुल्म करे, हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि जिम्मेदारी बनती थी उस वक्त के सरकार की, उन पीएसी वालों का कोर्ट मार्शल होता, उन पीएसी वालों को सज़ा मिलती। जब हम लोगों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने उस वक्त इस सज़ा की बात करी, तो जवाब ये मिलता था कि हम पुलिस का मनोबल नहीं तोड़ना चाहते। इंसानों को मार सकते हैं लेकिन पुलिस का मनोबल नहीं तोड़ना चाहते। तो कहीं ना कहीं दोनों ही लोग जिम्मेदार हैं।